मैं इनवाइट करता हूँ आशा निषाद जी को कि आए अपने विचार रखें। और बातें तो बहुत गहराई तक भी गई हैं और विस्तार में भी गई हैं, फिर भी सबके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कंट्रीब्यूट करेगा। इस उम्मीद से मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आइए, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रमेश साहनी जी, सर जी, एडवोकेट भूपेंद्र सर जी और जज साहब, यहाँ तक के नाविक सर, आप सबने तो इतना कुछ कह दिया कि बोलने जैसा तो कुछ मेरे तरफ से तो नहीं बचा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऐसा मुझे मेरे दिमाग में आने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता था, ऐसा चाहिए। तो आप सब कि ये जो 130वां संविधान संशोधन बिल जो लाने के लिए बात हो रही है, तो बेनिफिशियरी रहेगा या उसका दुरुपयोग होगा, तो इस पे तो चर्चा ज्यादा हो गई है। और लोग तो भरोसा किसी भी चीज पे नहीं कर रहे हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं रह गया है, ना तो ईडी पे, ना सीबीआई पे, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना तो भारत देश के जजों पर, ना किसी आईएएस ऑफिसर पे, ना किसी आईपीएस ऑफिसर पे, ना तो किसी मिनिस्टर पे, यहाँ तक छोटे छोटे संस्थान के लोग भी, जिसको देखो, चाहे वो छोटा सा सरपंच ही क्यों ना हो, ग्राम पंचायत का सदस्य क्यों ना हो, सारे के सारे करप्टेड हैं, सारे के सारे 99% लोग जो हैं वो करप्टेड हैं। और वो 1% लोगों की सुनवाई तो कुछ ही नहीं होनी है। फिर ऐसे परिस्थिति में देश का जो हाल है वो आप और हम जैसे लोगों से देखा नहीं जाता है, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, सिर्फ चर्चा के अलावा हम चर्चा ही करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो भी चर्चा करते हैं, वो चर्चा का कुछ निष्कर्ष, निचोड़ कहीं पहुंचेगा लोगों तक या जनमानस तक, उस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? ये तो मेरा। उसके अलावा मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब तो ये तो तय हो गया कि भरोसा तो किसी पे ही नहीं है, लेकिन एक चीज है जो इस भारत की सिर्फ और सिर्फ सेना, आर्मी, चाहे वो एनएसजी का हो, चाहे आर्मी के हो, आर्मी के कोई भी इसमें हो, यही एक पक्ष है जो हमारे भारत देश पे हम सुकून से सो पाते हैं, रह पाते हैं, और हम उन्हीं लोगों पे सिर्फ अभी भरोसा करते हैं कि नहीं, कम से कम हमारी आर्मी ईमानदार है। और आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के हमारे ऊपर, हम लोग सभी पूरे भारत देश के ऊपर उन्होंने अपना जो स्वाभिमान कहें या सच्चाई कहें, उसको अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो क्यों ना ऐसा होना चाहिए कि तुम भाई बिल कोई भी पारित करो या कुछ भी करो, उसमें वो 30 दिन के अंदर या बाहर, जो भी वो कह रहे हैं कि गुनाह जो साबित हो जाता है, 5 साल की सजा से ज्यादा वाले लोग होंगे तो उनको ना अधिकार दिया जाए, कम वाले होंगे तो वो उनके ऊपर वो इस तरीके की कोई व्यवस्था हो जाती है कि जिस तरीके से आर्मी में कोई क्राइम होता है या किसी के ऊपर कुछ चार्जशीट दाखिल होती है, तो उनके ऑफिसर एक कमिटी जो बिठाती है और वो छानबीन करती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को रखना है या उसको सस्पेंड करना है या उसको निकाल देना आर्मी से, इस तरीके के जो कदम उठाए जाते हैं वो समझ के और जिम्मेदारी उठाया और किया जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कहीं कि पहली बात तो जो भी कोई व्यक्ति इसमें पॉलिटिक्स में आने वाला है, उसका वेरिफिकेशन दूसरे लोग ना करके आर्मी ऑफिसर करें। आर्मी ऑफिसर अगर करते हैं तो वहाँ जो लोगों के अंदर एक खौफ रहता है, डर रहता है कि भाई हमारे ऊपर क्या होगा, अभी छानबीन होगी और उसके बाद ही हम लोग जो है इसमें जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है वो तो ये संशोधन उसी के लिए है, ठीक है, लेकिन आने वाली चीजें अब बदलाव कहाँ से आएगा? तो अगर इस तरीके से हो कि पहले उनका पुलिस वाले नहीं या इलेक्शन कमीशन नहीं, तो ये आर्मी वाले लोग हैं, जो ये लोग अगर पूरा वेरिफिकेशन करें, उनका बिल्कुल सही सटीक जो है लोगों के आगे, या वो बराबर लोग हैं या नहीं है, अगर वो इस तरीके से छानबीन करते हैं, तो जो आने वाला व्यक्ति है वो मानसिक तौर पे तैयार रहेगा कि भैया मेरे ऊपर तो तलवार लटकने वाली है,
और अगर मैं पॉलिटिक्स में जा तो वो इस मानसिकता के साथ आएगा कि भाई मैं तो अब यहाँ क्राइम नहीं कर पाऊंगा, या नोट छापने की मशीन, नोट जो है मैं छाप नहीं पाऊंगा। अगर मैं सही में अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, तो ही पॉलिटिक्स में पैर रखूं, नहीं तो ना रखूं। ये एक मानसिकता तैयार हो सकती है अगर इस तरीके की चीज सामने आती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात मुझे करनी चाहिए। और एक चीज और ने कहा था कि है कि पढ़े लिखे आया जाए 10वीं तक, कम से कम पढ़े वाले लोग वो आने चाहिए पॉलिटिक्स में। सही बात है, पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर आने चाहिए, पर हमने ये देखा कि वो पढ़ा लिखा तो जरूर है, पर अगर उसका माइंड ही करप्टेड है और वो पढ़ा लिखा होकर के वो करप्शन सोचता है कि मैं करप्ट और किस तरीके से करप्शन करूं, वो 100 तरीके ढूंढ लेता है। ये भी एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये कि अनपढ़ लोगों का क्या, तो हर अनपढ़ बुरा होगा, बेवकूफ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फुल्लन देवी जी जो थी, उनके साथ तो अत्याचार इतना भयानक हुआ था, अनपढ़ थी, लेकिन उनको जब भाग्य ने या जिस तरीके से उन्हें मौका मिल गया, तो उन्होंने संसद में जो अपनी बातें वो रखती थी बेबाक, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो इस उससे हम ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करप्शन नहीं करेगा या कोई अनपढ़ गवार वो उस चीज को जो उसने खुद झेला है अपने ऊपर और उसके ऊपर से वो बात जो सही ढंग से अच्छे तरीके से रख पाएगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं कि किस तरीके का व्यक्ति वहां चुना जाना चाहिए, नहीं चुना जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी कि अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं कि उनका मौलिक जो अधिकारों का हनन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो करप्टेड नहीं है, पर जो जिस तरीके की अभी हमारी सरकार है, वो किसी को भी किसी भी लाइन में खड़ा कर सकती है और उनके ऊपर चलते रहेंगे, केस चल रहा है या बहुत जल्दी कुछ कर लेगी, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 130वां संशोधन बिल उनके तरीके से पारित हो गया, तो वो तो किसी को भी कटघरे में तुरंत ही खड़ा करेंगी और तुरंत ही उनका कोर्ट मार्शल करवा लेंगी। तो मेरे ख्याल से तो जो मौजूदा सरकार है अगर ये ला रही है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला बात है। मैं तो एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारा जो निष्कर्ष निकलता है, हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं यहाँ पर, आम जनता तक ये बातें हमारी कैसे जाएं, और या गवर्नमेंट तक ये हमारी बातें कि हम उनसे सहमत हैं या नहीं है सहमत, ये बातें पहुंचाने के लिए अगर हम कुछ कार्य कर सकते हैं तो इस पे भी चर्चा यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। मैं अपने जो 2 शब्द हैं वो कह के समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन आशा जी। और आपने सही कंसर्न बताया कि आखिर हम लोग जो यहाँ 40, 45, 50 लोग जो भी आते जाते रहते हैं और डिस्कस करते हैं, इसके अलावा ये बात कितने लोगों तक पहुंचती है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है या मिलेगा। तो बात आती है जिसके पास जितनी जैसी टीम होती है उसी के अनुसार उसके विचार आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा जो आपका ये कंसर्न है ऑनलाइन मीटिंग पर या ऑफलाइन मीटिंग पर, हमारे अनुभवी साथी ब्रजेश धाकड़ जी हैं और एडवोकेट संजीव नागर जी हैं, मैं जरूर उनसे चाहूंगा कि इस पे वो अपनी बात रखेंगे। बाकी वो तो बहुत जानकार हैं, लेकिन मैं इसी में उनसे अनुभव लेना चाहूंगा। और क्योंकि जो विचार विमर्श होता है ना, इसी के तरीके से ही यहीं से शुरुआत होती है किसी चीज के नए सृजन की। जब तक हम 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर ये जो हमारे विचार हैं सार्वजन सभी के हित वाले, राष्ट्रहित वाले, वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो आज एक नया विचार रखा, अगर हम एक प्लेटफॉर्म में आज नहीं होते तो वो विचार आज तक आप तक ही सीमित रह जाते। लेकिन चूंकि ये इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इस समय जो हम 19-20 साथी जुड़े उन तक तो बात पहुंची। और हो सकता है कभी हम डिस्कस करें, सामान्य डिस्कशन करते जाएं, और आपके या किसी साथी के जो ऐसे मूल्यवान विचार आते हैं
तो किसी मुद्दे पर कहीं और डिस्कशन करते करते ये भी कहा जाता है कि यार हम इस मुद्दे पर डिस्कस, इतना बढ़िया सुझाव आया था, इस पर कुछ होना चाहिए। तो धीरे धीरे विचारों का जो संवाह होता है ना, जिसको बोलते बहाव होता है, ऐसे ही बनता है। और अगर अपने पास वैसी क्षमता हो जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब पास है, तो देखिए एक दिन में हो जाएगा। अब बात यह है कि हमारे पास टीम कितनी है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे हम यूनिवर्सिटी खोल सकें, हमारे शिष्य और प्रोफेसर टीचर या उतने हो जाएं, तो एक दिन में हो जाएगा, ये सब जगह पहुंच जाएगा। धन्यवाद। और इसी विषय पर मैं चाहूंगा एडवोकेट संजीव नागर साहब से कि कमेंट्स जरूर इसमें सुझाव दें, मैडम का जो एक कंसर्न है उस पर, और फिर ब्रजेश धाकड़ जी भी। तो पहले मैं इनवाइट करूंगा एडवोकेट संजीव नागर साहब को, फिर ब्रजेश धाकड़ जी को। नागर साहब, जो मैडम का एक ये सुझाव है या एक चिंता का विषय है, उसको हम कैसे इसमें एड्रेस कर सकते हैं? जो हम डिस्कस करते हैं, इसका कुछ रिजल्ट आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, आ रही है आवाज। क्योंकि आज से मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है और सभी साथियों को बहुत बुरा कि जैसा आपने कहा कि हम लोग हैं और ये महसूस होता है हम संसद और दीदी का ये प्रश्न कि 20-25 जितने भी हैं, अगर देखें तो एक एक राज्य से हैं और एक अलग अलग राज्य से हैं, एक एक पूरा राज्य। इसका परिणाम आज हम 2 लोग थे, 2-4 लोग जुड़ते थे और उस पर चर्चा करते थे, और आज वही 2-4 लोगों का चर्चा करते हुए आज इतनी बड़ी टीम है। और निश्चित है केवल इतनी ही टीम नहीं है, ये तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के अलावा जितने लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करने के बाद अपने ग्रुपों में भी इसका जो है कि चर्चा करते हैं, इसका प्रवाह ऑलरेडी होता है, जैसा नाविक सर ने बताया, और प्रवाह होता ही होता है। और उसी प्रवाह की देन है कि तमाम ग्रुप्स में एक नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए संशोधन, नए जो है कि आवाज़ उठाने के तरीके आ रहे हैं। तो ये तरीके हर एक हालत में आएंगे और इसको प्रभावशील होगा। रह गई बात कि अगर हम इसको विधिक रूप से प्रभावित करना चाहें तो विधिक रूप से भी हम इसको कर सकते हैं, विधिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन विधिक रूप से करने के लिए हमें आपको एक बड़ी अच्छी टीम चाहिए। विधिक रूप से हम इस पर PIL भी दाखिल कर सकते हैं, विधिक रूप से हम इसको जो है कि संसद में इसको ये आपके न्यायपालिका में इसको रख सकते हैं। हालांकि न्यायपालिका इसकी स्वयं पंगु है, आज कहना नहीं चाहिए, न्यायपालिका भी वर्तमान सरकार की एकदम जो है कि वो उसकी रखायल हो गई है, वो जैसा चाहेंगे वैसा न्यायपालिका कर रही है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, और विडंबना को तो समाप्त करने के लिए हमको बड़ी अच्छी टीम चाहिए। जब तक हम समाज के लोग, सभी लोग अच्छी टीम नहीं बनाएंगे, तब तक ये सफलता मिलना नहीं है। और लेकिन फिर भी यह चर्चा एक हर व्यक्ति के मस्तिष्क में यह भर देती है कि हाँ, इस पर हमको इसी तरह हर जगह हमको अपने एकदम सतर्क रहना होगा। यह तो एक आपका पॉइंट बना ही देता है, ये बहुत विशेष चीज़ है। और आप अगर हमेशा ऐसे जुड़ती रहेंगी तो स्वयं आप देखेंगी कि निश्चित है इसका परिणाम कहाँ तक पहुँचता है, आप स्वयं इसका उत्तर दे सकेंगी। और हम लोग तो जुड़ते जुड़ते इसका उत्तर हम लोगों को मिल चुका है, इसलिए हम लोग इस मीटिंग से एक पल भी हट नहीं सकते हैं, और चाहे जैसे भी होता है हर कोशिश करके पहुंचते हैं। और जो आज का विषय है, इस पर तो हमारा एक ही चीज़ है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, कि सरकार केवल एक काम कर दे। यह इतना चिल्ला रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये जो है कि राजनीतिक वो खत्म करेंगे, केवल यह अपने अपराध का परिभाषा डिफाइन कर दें।
कि अपराध के परिभाषा का श्रेणीकरण कर दें कि जितना ज्यादा वो पद पे, जिस ज्यादा पद पे है, अगर उतना बड़ा वो अपराध जितना जो है कि अगर वो अपराध करता है तो एक छोटा, जैसे अनपढ़ गंवार अगर किसी को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी सजा 1 साल हो, और जितने ज्यादा वो जो है कि डिग्री धारण करके या जितना ऊंचा पद पे है, अगर उतने पद पे रहने वाला अगर वो थप्पड़ मारता है तो उसको उतना ज्यादा सजा हो। ऑटोमेटिक ये इनको समझ में आ जाएगा। आप अपनी काउंटिंग कर लीजिए कि आपने कितना कितना किया है, तो उससे ज्यादा सजा तो के तो हकदार आप हैं। यही केवल कर दें, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, केवल जो है कि वही जो सर ने कहा, और ये हकीकत है कि केवल जनता को उनके जो गलत मंसूबे हैं उस मंसूबों से जो है कि भगाना है, जनता को गोल गोल घुमाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो खैर सभी लोग इस पर चर्चा हमेशा करते रहें, ऐसे ही मुद्दे आते रहें तो और ही अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमेशा इस पर चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी बीच में थोड़ा सा मैं पहले जो हमने आमंत्रित करने के लिए नाम दिए थे उस क्रम को थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब करते हुए, हमारे बीच में अनुभवी साथी एडवोकेट ब्रजेश धाकड़ हैं और नरसिंहपुर से एडवोकेट हैं, गाड़ारवाड़ा से। मैं चाहूंगा जो मैडम ने एक जानकारी कही या क्यूरियोसिटी रखी कि आखिर जो हम डिस्कस करते हैं इसका क्या परिणाम कुछ निकलेगा या नहीं, तो इस मुद्दे पर जरूर अपने अनुभव शेयर करें आदरणीय ब्रजेश धाकड़ जी। जी नमस्कार नावक जी, सभी को नमस्कार। कि मैं कई सालों से कोरोना टाइम से जुड़ता रहता हूँ इस मीटिंग से, और बीच बीच में अन्य और अन्य मीटिंगों में या सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। आदरणीय हमारे डिस्कस में भी जो बहन जी ने कहा था, बिल्कुल इसका मेरी समझ से तो जैसे अभी बहन जी ने कहा था कि आर्मी का जैसे वेरिफिकेशन होता है, इस प्रकार से राजनीति वालों का होना चाहिए। इस कानून को लाएगा कौन? भाई कानून लाने के लिए आपको पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा में, हर जगह मेजोरिटी चाहिए, और इस टाइप के विचार तो आए। अब इसमें जो है हम लोग विचार कर रहे हैं, ये विचार बहन जी के विचार बहुत सुंदर हैं और बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इसका प्रचार प्रसार जनता में हो। उन राजनीतिक दल जो इस समय कानून चिल्ला रहे हैं हम स्वच्छता लाएंगे, तो जनता उनसे ये तो पूछे कि भैया हमारे ये विचार है, इस टाइप का लाएं आप, कि आर्मी से इसका वेरिफिकेशन कराएं। तो आखिर जनता की ही जिम्मेदारी ज्यादा बनती है सर, जागरूकता की मेरे विचार में। अब इलेक्शन प्रत्येक राज्य में, अभी विधानसभा है, फिर लोकसभा है, तो हमारी जनता इन मूल मुद्दों पर, जो कि वाकई में भ्रष्टाचार के आदरणीय बहन जी ने कहा बिल्कुल सही है। हम लोग चुनाव के टाइम में तो चुनाव लड़ते हैं, उनसे इस टाइप की कोई हमारी जनता सवाल ही नहीं करी कि भाई आप इस मुद्दे पर तो आइए कि आप किस लिए, आप जो नेतागिरी में आए हैं, आप पे कितने मुकदमे हैं, आखिर क्यों हैं, आप पे कितनी दौलत है, आपकी राजनीतिक पार्टी जो भी हो वो आपकी वो ला रही है कि साहब हम जनता के लिए करेंगे, इसका पैसे का मैनेजमेंट कहाँ से होगा, जनता के टैक्स में कितना है। अगर आप ये घोषणा नहीं कर पाते पूरी, तो क्यों ना आपका राजनीतिक दल की जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके, जो आपने जो जैसे मैंने कमेंट किया सर कि मैं आपको ये दूंगा कोई भी शपथ पत्र पे, तो अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा तो मेरी चल संपत्ति से वसूल होना चाहिए। तो इस टाइप की जनता जब तक हमारी जागरूक नहीं होगी, आप देखिए जीएसटी का कितना बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है, कहाँ खर्च हो रहा है, इस शायद सरकार आंकड़ों में बता दे तो ठीक है, लेकिन जब इसकी सीएजी की रिपोर्ट आती है, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक शासन की सीएजी की रिपोर्ट देख ले, उसमें 100 करोड़ का मिलेगा घपला, पता चला कि इस विभाग ने 500 करोड़ ही खा गई, या कोई की कटाई नहीं हो रही कई सालों से। बहन जी इस टाइप की इस समय देश में राजनीति है, कोई भी राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में है कोई दूध का धुला नहीं है मेरी नजर में। तो आप देखिए इस समय अभी एक में डिबेट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो विपक्ष को परेशान करने के लिए, एक विपक्षी प्रवक्ता थे, उन्होंने कही फिर वो आप ये तो बता दें कि आपके इस समय 28 मंत्री जो भ्रष्टाचार, आपराधिक और आजीवन कारावास, डकैती, इसमें जो इस समय प्रकरण विचाराधीन है, उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोल रहे।
और विपक्षी दल हैं उनके भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब आपके भी जो है 40-50 हैं। अरे भाई 28 इनके हैं, 50 इनके हैं। आप पहले बिल में जी लाए कि 50 उनके हैं, 28 हमारे हैं, और इन सबको तो हम बारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे, इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे आदरणीय। और चुनाव के टाइम लंबी लंबी बात करते हैं। हमने राजनीति में जो है, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में उनके लिए स्पेशल कोर्ट गठित किए हैं और 1 साल में हम उनका फैसला कर देते हैं। आदरणीय 5 साल से शासन, 10 साल से लगभग, तो उनका आंकड़ा था कि नहीं 28 है आपके यहाँ, करेक्ट। तो जब 1 साल में निर्णय हो सकता है, जब आपका ही नियम कहता है, आप ही कहते हैं कि नहीं हमने राजनेताओं के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, 1 साल में निर्णय हो जाएगा। तो ये 5 साल से इन पर कोई किसी पर डकैती, लूट, हत्या, करप्शन, बहुत बड़ा करप्शन, यानी तमाम प्रकरण है। 5 साल में इनका निर्णय क्यों नहीं हो रहा? आखिर पर आपका कानून किस मतलब का है? आप जो कह रहे हो क्यों चार्ज क्यों फाइल नहीं हो पा रहा? तो इस प्रकार ये तो केवल जनता को, जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए स्वच्छता की बात करते हैं। आदरणीय, इस समय मेरे विचार में मुद्दा है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, कि 27% आरक्षण के लिए कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आपको किसने रोका, लागू करिए। लेकिन नहीं, उस मुद्दे पे ना तो एमपी सरकार बोलेगी, विपक्षी कहेंगे हमने ये किया था, हम एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने भी क्या किया? आपने भी तो कह रहे हो कि हमने 27% देने के लिए किया है। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा इस समय एमपी के ज्वलंत मुद्दे पर चला गया, अगर उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मैंने हर जगह की सरकारों में ये देखा है आदरणीय कि केवल जो मूल मुद्दा होता है, आज हमारे एमपी में SC ST और OBC पूरे देश में 85% है। जब कहीं इनके हित की बात आएगी तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके आएंगे या इस टाइप का मुद्दा लेके आएंगे कि जनता का दिमाग भटक जाए और कहे जी वर्तमान की सरकार या जो सरकार है सबसे बेस्ट है, देश पहले है। अरे तो क्या हम लोग चाहते हैं कि देश तो हमारे लिए भी पहले है, लेकिन हमारे लिए जो मूलभूत सुविधा है, संविधान में जो हमारे अधिकार है, वो तो हमको मिलने चाहिए ना। चुनाव के टाइम बस आप एक मुद्दा ले आते हो कि आप जो है एक मूल आप जो है इसमें ये जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। अरे आप पिछले 10 साल से शासन में हैं, उस समय आपको स्वच्छता के विचार नहीं आया आपके मन में? अभी एक भाई ने बताया था कि नीरव मोदी इतने बड़े करप्शन है। आप कल्पना कीजिए, किसान बेचारा KCC ले लेता है और अगर उसका ऋण 2 लाख रुपए अगर उस पर कर्ज लिया है, 3 लाख हो गया, तो आप उसकी जमीन को ना वो कहीं बेच सकता है, बंधक कर देंगे, यहाँ तक मोर्गेज कर देंगे। क्या भाई जी हम गरीब लोगों के लिए ही कानून बना है? जो हजारों करोड़ों रुपया खा के चले गए, उनकी आप तामील नहीं करवा पा रहे। और एक किसान को एक पुलिस वाला जाता है, 2 डंडा मारता है, उसे पकड़ के ले आता है एक सिंपल के लिए। तो आप पे तो इतनी बड़ी फोर्स है कि आप उसको नहीं ला पा रहे। तो सर, स्वच्छता के लिए बिल्कुल पहले तो ये राजनेता अपने यहाँ कानून लाने से पहले क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ 50 अपराधी थे, 50 के निर्णय नहीं हुआ क्योंकि हमने इनको भगा दिया, और विपक्षी दलों के 500 है या 100 है, 200 है, इन सबको बाहर कर दिया और इन्हें नहीं आएंगे। इस टाइप की अगर ये लाएंगे, जनता इस टाइप की जागरूक होगी तो निश्चित सुधार होगा। धन्यवाद सर, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने बहुत सही ढंग से अपनी बात और सभी जो हमारे प्रश्न थे हमारी बहन जी के, उन पर आपने बात रखी। आपका बहुत बहुत स्वागत और आग्रह है कि आप ऐसे जुड़ते रहें। अनुभवी साथियों का यहाँ विचार और अनुभव हम लोगों के लिए बहुत और सभी के लिए बहुत उपयोगी है। मैं पहले इनवाइट किया था रवि दत्त जी को और ललन जी को, कि इनसे आग्रह है कि थोड़ा आएं और संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे बीच में प्रवीण कोल्हे जी नए साथी हैं, प्रमोद चौधरी जी हैं, उनको जरूर सुनना चाहेंगे। आप सबकी सहमति से जरूर उनको सुनेंगे। तो रवि दत्त जी, चूंकि मैं आपको पहले इन्वाइट करने के लिए मैसेज डाल चुका हूँ, आइए, आपका स्वागत है। फिर ललन बिंद जी हैं, आए, संक्षिप्त में आपसे आग्रह, संक्षिप्त में बात रखिएगा जी। जी, धन्यवाद नाविक जी। सभी समाज के जागरूक सदस्यों को प्रणाम। और बहुत ही ज्वलनशील सेंसिटिव मुद्दा है जो आज डिस्कस हुआ। वैसे तो जो सारी बातें कही जा चुकी हैं, कितनी गहराई से और इधर से उधर से चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं।